हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं हमारा क्लास 10th का पोल साइंस का पावर शेयरिंग चैप्टर। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर्स किस तरह से डिवाइड की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाउ द पावर्स वर डिवाइडेड इनटू डेमोक्रेसी, यानी कि जब हमारे पास डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, तो शक्तियों को यानी कि पावर्स को कैसे बांटा जाता है वो चीज। अब इसके अंदर मेन आपको दो जगह की स्टोरी का पढ़ना है स्टूडेंट। एक तो है आपके पास बेल्जियम और दूसरी है हमारे पास श्रीलंका। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम की स्टोरी के बारे में। देखिए, हाँ, यहाँ पे ये इसको सपोज रखिए कि ये बेल्जियम है। देखो स्टूडेंट, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट आपके समझने के लिए सफिशियंट है। ये लगा के चलो कि ये हमारे पास क्या है, बेल्जियम है। अभी आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर दो। अभी सिर्फ इसको और इसको, दो जगह को, दो तीन चीजों को देखेंगे। ये क्या कहता है, तीन जगह थी। सबसे पहले था हमारे पास फ्लैमिश रीजन। कौन सा था स्टूडेंट? फ्लैमिश रीजन। वहां पे जो है 59% लोग रहते थे स्टूडेंट, और वो लोग क्या बोलते थे, डच भाषा बोलते थे, यानी कि डच लैंग्वेज बोलते थे। ऐसे ही यहाँ पे जर्मनी थी, जर्मनी के 1% लोग, सॉरी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे बेल्जियम के अंदर ना 1% लोग ऐसे रहते थे जो क्या करते थे, जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। वहीं पे जो हमारे बाकी बच गई ये पोर्शन, इसको बोलेंगे हम वेलिनियन रीजन। और इस रीजन के अंदर स्टूडेंट 40% पीपल ऐसे थे जो क्या करते थे, जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे। अब हमें समझ आ गया 59% कौन सी भाषा को बोल रहे हैं, डच लैंग्वेज को, 1% लोग जर्मन लैंग्वेज को, और हमारे 40% लोग कौन सी भाषा को बोल रहे हैं स्टूडेंट, फ्रेंच लैंग्वेज को। तो यानी कि बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वो हमारी डच लैंग्वेज। मोनोपोली होगी डच लैंग्वेज के तरीके से। अब बात करते हैं इसकी। मैम ये छोटा सा क्या बनाया आपने, ये है स्टूडेंट ब्रुसेल। क्या है? ब्रुसेल। कैपिटल कहाँ की कैपिटल? बेल्जियम की कैपिटल। जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है, इतना तो पता होगा। कमेंट करना ना भूले स्टूडेंट, कमेंट करके बताना मेरे को इंडिया कैपिटल का है। उसी तरह से हमारे बेल्जियम की कैपिटल क्या थी, ब्रुसेल थी। ये कहता है कैपिटल ऑफ बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम की कैपिटल। यहाँ पे जो लोग रहते थे, यानी कि बेल्जियम के अंदर, सॉरी, ब्रुसेल के अंदर जो लोग रहते थे ना, उसमें से टोटल लोग में से 80% लोग तो बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज और 20% लोग बोलते थे डच लैंग्वेज। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि बेल्जियम के अंदर तो डच स्पीकर्स ज्यादा है, जबकि ब्रुसेल के अंदर फ्रेंच स्पीकर्स ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, क्या समझ आया? बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर तो हमारी 3 भाषाएं बोली जाती है। पहली भाषा कौन सी है, डच लैंग्वेज, जो कितने परसेंट लोग बोलते हैं, आपके 59% बोलते हैं। सेकेंड लैंग्वेज है हमारे पास जर्मन लैंग्वेज, जो कितने परसेंट लोग बोलते हैं, 1% लोग बोलते हैं। उसके बाद आपके पास आती है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज, जो कितने लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं 40% पीपल। ये तो होगी बेल्जियम की। अब बेल्जियम के अंदर जो उसकी कैपिटल है ब्रुसेल, ब्रुसेल के अंदर भी 2 तरह की भाषाएं बोली जाती है स्टूडेंट। पहली भाषा कौन सी है हमारी, फ्रेंच लैंग्वेज, जो ज्यादा बोली जाती है, यानी कि 80% पीपल बोलते हैं। सेकेंड है हमारे पास डच लैंग्वेज, जो कितने परसेंट लोग बोलते हैं, 20% पीपल बोलते हैं। आई होप कि आपको इस डायग्राम से ये तो समझ आ गया होगा कि कैपिटल में, यानी कि हमारे बेल्जियम की जो कैपिटल है, कैपिटल के अंदर जो लोग हैं ज्यादा मात्रा में कौन सी भाषा बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और वहीं पे जो हमारी खुद से बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, डच स्पीकर्स, यानी कि डच लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है। अब क्या होता है, अभी 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, बेसिकली 2 ग्रुप्स बढ़ जाते हैं हमारे बेल्जियम के अंदर। पहला बनता है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, सेकंड बनता है डच स्पीकिंग कम्युनिटी। यहाँ पे क्या आपको एक चीज देखने को समझ आएगी आराम से, क्या समझ आएगी कि लोग कितने भी कम्युनिटी के अंदर ज्यादा हो, यानी कितने परसेंट पीपल ज्यादा हो, वो मैटर नहीं करता, मैटर करेगी पावर किसके पास है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है कि डच स्पीकर भले ही ज्यादा है, बट उनके पास पावर्स नहीं है, उनका कुछ नहीं है, उनकी कोई बात नहीं मान जाएगी। जबकि फ्रेंच स्पीकर जो कम्युनिटी है स्टूडेंट, वो क्या है, वो रिच है, पावरफुल है। और डच स्पीकिंग कम्युनिटी वहीं पे क्या है, पुअर है, उनके पास कुछ नहीं है। जब हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, क्या बोलते हैं, दिस वर रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education of much later। ये आपको ये पॉइंट क्या समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पास डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग ज्यादा है, बट उसके बावजूद इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, इसके लोगों को हर चीज में, चाहे स्टडी हो गया, एजुकेशन, चाहे आपके पास हॉस्पिटैलिटी हो गया, या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, इन सभी चीजों में प्रेफरेंस किसको दी जाती है स्टूडेंट, डच स्पीकिंग कम्युनिटीज को दी जाती है इन कंपैरिजन टू
सॉरी फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी को दी जाती है इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी। यानी कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी को कोई भी चीज तब मिलती है जब फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी ले चुकी होती है। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, इन 1950s टू 1960s क्या होता है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ऑब्वियस सी चीज है, जब किसी को कोई चीज नहीं मिलेगी, उसको हर चीज बाद में मिल रही है, बट उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो टेंशन तो होगी। तो वो ये कहता है डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में क्या होने शुरू होती है स्टूडेंट, टेंशन होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, वही चीज आएगी, जब कोई चीज हमें इक्वली नहीं मिलती तो हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। तो यहाँ पे उसी टाइप की टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, उस समय अकोमोडेट करती है हमारी वहां की गवर्नमेंट सामने आती है बेल्जियम की। अगर ये समझ आ गया, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए स्टूडेंट बाद में समझने के लिए, ठीक है, फिर हम आगे करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे करते हैं। सॉरी, आगे आपको बोलता है एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम इन 1970 टू 1993। जो हमारी बेल्जियम की गवर्नमेंट है ना स्टूडेंट, बेल्जियम गवर्नमेंट चेंज हिज कॉन्स्टिट्यूशन फोर टाइम्स। याद रखना स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है, 1970 से लेके 1993 तक जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है ना स्टूडेंट, उसने अपने संविधान में, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए। वो बदलाव क्यों हुए स्टूडेंट, वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुए ताकि जो हमारे फ्रेंच स्पीकर, डच स्पीकर हैं, उनके बीच में टेंशन ना बढ़े, उनके बीच में लड़ाइयां ना हो। ठीक है, तो आपके पास चेंजेस देख लेते हैं अब क्या क्या थे। चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला चेंज क्या किया गया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे ना स्टूडेंट, वो फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी है और जो हमारे डच स्पीकिंग कम्युनिटी के, इन दोनों कम्युनिटीज के जो मेंबर्स होंगे ना स्टूडेंट, वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के मेंबर ज्यादा है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के मेंबर ज्यादा, नहीं। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी उसके अंदर हमारे फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी के और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के जो मेंबर होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स वो इक्वल। ठीक है, क्या कह रहा है, पहला चेंज किया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी है और डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनके मेंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड क्या किया गया, सेकंड किया गया बच्चा, ये कहता है हमारे पास सम स्पेशल प्रोविजंस टू, just give me a second, some special laws required the support to members of the France speaking community. Equal linguistic groups, there is no single community can make decision unilaterally. ये क्या कहते हैं स्टूडेंट, अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा, क्या कहते हैं, अगर कोई भी मेन डिसीजन होगा, किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, किसके बारे में,
लैंग्वेज के बारे में, यानी कि स्कूल में कौन सी भाषा का यूज किया जाएगा, या फिर आपकी स्टेट लैंग्वेज कौन सी घोषित की जाएगी, नेशनल लैंग्वेज कौन सी, उस चीज के बारे में, यानी कि उस लैंग्वेज के बारे में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो दोनों कम्युनिटीज मिलकर लेंगे, दोनों कम्युनिटीज के जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल इक्वल होंगे। ये क्या किया गया स्टूडेंट, स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। ठीक है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि अगर उसके पास पावर्स है तो वो क्या कर सके, वो दूसरे को दबा सके, सप्रेस कर सके उस चीज के बारे में। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड, ये आपको क्या बोलता है, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। क्या बनाई गई स्टूडेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसको खुद से पावर्स दे दी गई। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट अंडर वर्क नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर्स है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है स्टूडेंट, खुद की पावर्स का यूज करके, यानी कि खुद की पावर्स का यूज करेगी। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट की तरह काम नहीं करेगी, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्या कहता है आपके पास, नेक्स्ट कहता है ब्रुसेल हैड सेपरेट गवर्नमेंट विच इज द कम्युनिटी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। ये कहता है अब जो ब्रुसेल था, यानी कि जो हमारे बेल्जियम की कैपिटल थी, कहाँ की बात आ गई, ब्रुसेल की। ब्रुसेल की गवर्नमेंट क्या होगी, ब्रुसेल की गवर्नमेंट डिफरेंट होगी, ब्रुसेल्स गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम बेल्जियम। और इसके अंदर भी जो स्टूडेंट क्या कह रहा है, जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी उसके मेंबर्स भी क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। वहां पे भी कोई ऐसा नहीं किया जाएगा कि अगर डच स्पीकर्स ज्यादा हैं, सॉरी अगर फ्रांस स्पीकर्स ज्यादा हैं तो डच स्पीकर्स को सप्रेस कर दिया जाएगा, नहीं। इसके अंदर भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डिफरेंट बनी, बट उसके अंदर भी जो मेंबर्स होंगे वो इक्वल ही होंगे। अब ये क्या कहते हैं स्टूडेंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज आल्सो अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। लास्ट में आप ध्यान रखना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनी, एक लास्ट में इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई, ताकि अगर कोई भी क्या कर रहा है, अपने पावर्स का मिसयूज कर रहा है या एक्सेस में अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, बता रहा है, तो वो क्या कर सके, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास आ सके। यानी कि सबसे लास्ट एंड में क्या होता है स्टूडेंट, बेल्जियम के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, हमारी स्टेट गवर्नमेंट बन गई, हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई, और इसके थ्रू हमें एंड में समझ आ रहा है कि जो हमारा बेल्जियम है वो क्या है, वो अब एक हंसी खुशी देश, हंसी खुशी तरीके से रहने लग गया। यानी कि अब कोई झगड़े नहीं, क्योंकि हर किसी को क्या हो रहा है, अब इक्वल चीजें मिलनी शुरू हो गई। यानी कि किसी को भी एजुकेशन के तो ऐसा नहीं हुआ कि एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, किसी और को ज्यादा सप्रेस किया जा रहा है, नहीं। जब सबको हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 टाइम चेंजेस किए ना, उन चेंजेस के अंदर जो पावर्स है उनको डिवाइड किया गया, और पावर्स को भी इक्वली डिवाइड किया गया, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। एंड में क्या कहते हैं स्टूडेंट, ब्रुसेल वाज चूजन एज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्या है एंड में, ब्रुसेल was chosen as a headquarter of European Union। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको बेल्जियम की स्टोरी समझ आई होगी। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे स्टूडेंट श्रीलंका की स्टोरी की, श्रीलंका के अंदर क्या था, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन हुआ। अगर आपको वीडियो समझ आई स्टूडेंट, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।